हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। आज हम सोशल साइंस का थर्ड लेक्चर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने पावर शेयरिंग और नेशनलिज्म इन यूरोप कर लिया था। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री का, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो जब मैंने आपको यूरोप की कहानी पढ़ाई थी तो उस यूरोप में हमने देखा था कि यूरोप जो है अलग अलग देशों में कैसे बना, वहाँ के जो लोग थे वो स्वतंत्र कैसे हुए। तो वैसी ही कहानी सेम हमें इंडिया को लेकर के पढ़नी है, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए, आप सभी को एक बात मालूम होगा कि जो भारत है वो अंग्रेजों के अंडर में था, है ना। उन अंग्रेजों से कैसे हमने आज़ादी पाई वो पूरी की पूरी कहानी इस चैप्टर में है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा आपका 1914 से लेकर के 1947 तक का समय। ठीक है, तो 1914 से लेकर के 47 तक की जो घटना है वो इस पूरे चैप्टर में एक तरीके से बताई गई है। और सबसे पहली कहानी स्टार्ट होती है आपका द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट। तो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है भारत के नेशनलिज्म वाले मूवमेंट की। देखिए होता क्या है, 1914 से लेकर के 18 के बीच में क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही होती है। आप सभी को एक बात अभी ध्यान होगी, जब आपको मैंने नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, तो उसमें जो आखिरी टॉपिक था वो आपका ऑटोमन एम्पायर वाला था। उस ऑटोमन एम्पायर में ही क्या हुआ था, एक दिक्कत आई थी। वहां के जब लोग थे वो विद्रोह जब कर रहे थे, अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे, उसी बीच में वहां कुछ घटनाएं घटी और वहां के राजा को जब मार दिया गया था, ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा थे कोई, तो वहीं से क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। और वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूं मैं अभी 1914 से 18 की, तो दोनों चैप्टर थोड़ा सा लिंक हो जाएगा यहां पर। तो जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो क्या होता है कि इसमें दो अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दो अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं और पूरे विश्व में इन दो ग्रुप में लड़ाई होती है। एक ग्रुप में जिस देश के ऊपर राज था किसका, ब्रिटिशर्स का, वो भी होता है। यानी कि मानिए भारत के ऊपर राज किसका है, ब्रिटिश का राज है। और ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो किस में लड़ रहे हैं, वो इस वर्ल्ड वॉर वाली लड़ाई में लड़ रहे हैं। तो जब इस वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यानी कि विश्व युद्ध चल रहा था, तो ब्रिटिश जब इस तरफ से लड़ रहे थे तो उनके ऊपर काफी ज्यादा एक तरीके से पैसा खर्च करना पड़ रहा था, क्योंकि युद्ध चल रहा था तो बहुत सारा खर्च लगेगा, सेना भेजनी पड़ेगी आपको। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी जो भी कॉलोनीज थी उनके ऊपर उन्होंने क्या किया, काफी ज्यादा टैक्स लगा दिया। और भारत भी इन्हीं की एक कॉलोनी था। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि अपने सैन्य खर्चे निकालने के लिए, अपने जो सैन्य खर्चे हैं उनको निकालने के लिए क्या किया भाई, भारत के ऊपर काफी भारी रूप के जो टैक्सेस होते हैं वो इनको लगाना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले इसने क्या किया भाई कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले इन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा जबरदस्ती भारत के लोगों को बोला गया कि भाई आपको सेना में भर्ती होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम जो है वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं तो हमें सेना चाहिए। तो लोगों को जबरदस्ती एक तरह से रिक्रूट किया गया सेना के भीतर। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भारत के लोग थे वो उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, उन्हें बाहर जाना पड़ा एक तरीके से अपनी फैमिली वगैरह को छोड़ करके। और इसी बीच में ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि भारत में जो भी सामान मिल रहे थे उन सभी का रेट भी क्या कर दिया, हाई कर दिया। ये सब चीजें क्यों हो रही थी, ये सब चीजें इसलिए हो रही थी क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है तो उसका जो खर्चा है वो ब्रिटिशर्स अपने आप से नहीं निकाल पा रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, भारत को सहारा बनाया और ये सब चीजें उन्होंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और एक चीज और कर दी कि भाई कल को अगर ऐसा होता है, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, आपके जो टैक्स हमने बढ़ाए हैं वो हम कम कर देंगे, जो भी गुड्स के जो रेट हमने हाई किए हैं वो भी हम कम कर देंगे। बट ऐसा नहीं होता है। यानी कि 14 से 18 के बीच में वर्ल्ड वॉर चला, जो चीजें अंग्रेजों ने तय करी थी कि भाई वर्ल्ड वॉर के बाद हम ये सब चीजें नॉर्मल कर देंगे, ऐसा उन्होंने नहीं किया। और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है कि जब महात्मा गांधी भारत आते हैं 1915-16 के आसपास में, तो उनको भी ये वादा कर देते हैं ब्रिटिशर्स कि भाई अभी वर्ल्ड वॉर का टाइम है, अभी हमें दिक्कत है, इसीलिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हम ठीक कर देंगे। लेकिन वो नहीं करते हैं। और यहीं से सेंटिमेंट्स की भावना बढ़ जाती है कि भाई ब्रिटिशर्स ने हमसे वादा तो किया था कि ये सब चीजें हम कर देंगे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। और यहां से एक आप ये समझिए कि हल्का सा ट्रिगर पॉइंट मिल गया भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का। ठीक है, अब जब ये सब चीजें होती गई तो इसकी वजह से एक दिक्कत और आ गई कि ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था, बहुत सारी जगहों पर किसानों के साथ, मिल मजदूरों के साथ बहुत सारी गलत चीजें करते थे। गलत चीजें का मतलब समझिए कि उनको जबरदस्ती बोला जाता था कि भाई आपको अपने इस खेत में नील की खेती करनी पड़ेगी, आपको इतनी ही सैलरी में काम करना पड़ेगा। तो इसको लेकर के महात्मा गांधी 3 बड़े आंदोलन करते हैं।
बड़े इन द सेंस उस एरिया के लिए, वैसे भारत वाले आंदोलन नहीं, ये छोटे छोटे ही आंदोलन चलेंगे। तो यहाँ पर 3 आंदोलन करते हैं, एक तो चंपारण में करते हैं, एक खेड़ा में करते हैं और एक अहमदाबाद में करते हैं। अब यहां से आप समझ जाइए कि 17 के बाद से भारत में केवल और केवल आंदोलन चलेंगे किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो अपने आंदोलन स्टार्ट करेंगे वो इन 3 जगहों से स्टार्ट करेंगे, एक तो चंपारण वाला हिस्सा, एक खेड़ा वाला और एक अहमदाबाद वाला। इन तीनों ही आंदोलनों में एक ही बात की फिलॉसफी थी, यानी कि एक ही बात पर मतलब उनका जो पूरा का पूरा जो आंदोलन है वो रुका हुआ था कि भाई हम जो भी आंदोलन करेंगे वो सत्याग्रह के तरीके से करेंगे, यानी कि हमारा जो आंदोलन होगा वो एक नॉन वायलेंट तरीका होगा और उसमें हम सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे और अंग्रेजों से अपनी बात को मनवा करके रहेंगे। तो शुरू के जो 3 आंदोलन आपके हुए, पहला हुआ भाई चंपारण वाला। चंपारण वाला जो हुआ है वो सबसे पहला 1917 में गांधी जी का पहला आंदोलन था और इसमें क्या था कि किसानों को बोला जाता था भाई कि जबरदस्ती के आपको इंडिगो की ही खेती करनी है और उसके ऊपर जो रेट वगैरह थे वो भी वो लोग बढ़िया नहीं देते। तो इसको लेकर के महात्मा गांधी ने आंदोलन किया और ये आंदोलन यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ। जो दूसरा वाला हुआ वो खेड़ा वाला हुआ और खेड़ा वाले में भी जो तो किसान थे उनको काफी ज्यादा एक तरीके से टैक्स भरना पड़ता था, उसको लेकर के गांधी जी यहाँ पर आते हैं और गांधी जी ने यहाँ पर भी आंदोलन किया और इस टैक्स को भी ब्रिटिशर्स को कम करना पड़ गया। और जो तीसरा आपका हुआ अहमदाबाद वाला, इसमें जो वर्कर्स थे उनको बोनस चाहिए था। क्या चाहिए था भाई? बोनस चाहिए था और प्लस में वो कुछ मांग कर रहे थे कि भाई जो भी हमारी सैलरी है उनको भी ठीक किया जाए और जो भी वर्क कंडीशन है उसको ठीक किया जाए। और इन तीनों ही आंदोलनों को महात्मा गांधी ने एक तरीके से नेतृत्व किया और तीनों ही आंदोलनों को काफी बढ़िया तरीके से चलाया और इन तीनों में ही सक्सेसफुल हो गए। और यहीं से महात्मा गांधी का नाम जो था पूरे भारत में मशहूर होने लग गया कि भारत में कोई व्यक्ति आया है जो अंग्रेजों को हटा दे रहा है एक तरीके से और अंग्रेजों से जो भी हमारे ऊपर जुल्म चल रहे थे उनको खत्म कर दे रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। एक बात और आप ध्यान देना कि जो चंपारण वाली घटना वो 1917 की है और जो खेड़ा है वो भी 1918 है और जो अहमदाबाद है वो भी 1918 है। लेकिन इन दोनों में एक दिक्कत ये कि सबसे पहले जो 18 आप देख रहे हो ये पहले हुआ था अहमदाबाद वाला और बाद में खेड़ा वाला हुआ था, यानी कि अहमदाबाद वाला जो स्ट्राइक चला था आपका वो मार्च 1918 में चला था। ठीक है, और जो खेड़ा वाला आपका चला था वो जून जुलाई के आसपास 1918 में चला था। तो ये आप ध्यान रखें कि पहले वाला कौन सा हुआ। तो सबसे पहले तो चंपारण वाला हुआ, उसके बाद आपका अहमदाबाद वाला हुआ और उसके बाद आपका खेड़ा वाला आंदोलन हुआ। तीनों ही आपको समझ आ गए होंगे। पहला वाला क्या था भाई? वो किसानों से जुड़ा हुआ था जिसमें इंडिगो को लेकर के दिक्कत थी। जो खेड़ा वाला था इसमें टैक्स को लेकर के दिक्कत थी और जो अहमदाबाद वाला था उसमें किसको लेकर दिक्कत थी? उसमें जो वहां के मिल मजदूर थे उनके ऊपर काफी बोनस उनको नहीं दिया जाता, उनकी सैलरी वगैरह नहीं दी जाती थी। इसको लेकर के महात्मा गांधी ने आंदोलन किया और तीनों में वो काफी सक्सेसफुल हुए और यहां से उनका नाम बनना स्टार्ट हो गया। इतनी बात समझ आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी है भाई रॉलेट एक्ट की। अब यहां पे आ गया 1919 का समय। देखिए जब तीनों ही आंदोलन चले, खेड़ा वाला, अहमदाबाद वाला और कौन सा? चंपारण वाला, तो यहां से क्या हुआ कि भारत में बड़े बड़े स्तर पर अब आंदोलन होने चले गए, यानी कि ब्रिटिशर के खिलाफ लोग जो हैं वो आने चले गए। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे वो चाहते थे भाई कि इनको कैसे ना कैसे करके अब दबाया जाए। यानी कि यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर 3 घटनाएं घटी, चंपारण की, खेड़ा की और अहमदाबाद की। इन तीनों में हार किसकी हुई? ब्रिटिशर्स की हार हुई। तो लोगों को क्या समझ आने लग गया कि भाई हम ब्रिटिशर्स को क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। ठीक है, और इसको लेकर के ब्रिटिशर्स को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर ऐसा चलता रहा तो कल को पूरे भारत में आंदोलन होंगे और हमें जाना पड़ेगा। और इसी के चलते क्या किया ब्रिटिशर्स ने? एक एक्ट ला दिया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। अब जो रॉलेट एक्ट है क्या है कि ये किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर उसके ऊपर संदेह है कि भाई ये बंदा कल को विद्रोह कर सकता है या कुछ आंदोलन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है जिससे हमारे को खतरा है, उसको हम सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे विदाउट एनी ट्रायल। यानी कि भाई कोई जवाबदेही नहीं होगी, ना ही कोर्ट कचहरी होगी, सीधा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये एक नियम ला दिए भाई। कौन सा एक्ट है ये? द रॉलेट एक्ट 1919 वाला। ठीक है, अब जब ये रॉलेट एक्ट आ जाता है, नॉर्मल सी बात है जो लोग होंगे वो इसके खिलाफ जाएंगे और यहीं से महात्मा गांधी ने एक आंदोलन और स्टार्ट कर दिया भाई जिसका नाम पड़ा रॉलेट सत्याग्रह। क्या नाम पड़ा भाई? रॉलेट सत्याग्रह।
तो रॉलेट एक्ट समझ आ गया होगा आपको कि रॉलेट एक्ट आया क्यों था, ताकि भारत में कोई भी आंदोलन ना हो, कोई भी ब्रिटिशर के खिलाफ चीजें ना हो, और इसको लेकर के महात्मा गांधी ने आंदोलन स्टार्ट किया जिसका नाम होगा रॉलेट सत्याग्रह। और इसमें लोगों को बोला गया भाई कि हम क्या करेंगे, इस आंदोलन के खिलाफ नेशन वाइड स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक मतलब हड़ताल करेंगे, और धीरे धीरे इसको जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ये नियम क्या करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। बट ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक घटना और क्या घट जाती है जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब रॉलेट एक्ट स्टार्ट हो गया, पूरे भारत में एक तरीके से आंदोलन चल रहा था, रॉलेट सत्याग्रह वाला ही, और लोग हड़ताल कर रहे थे, तो उत्तर भारत वाला जो आपका इलाका देखते हैं, उत्तर भारत का मतलब होता है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, ये सब जो इलाके हैं, इसमें क्या किया अंग्रेजों ने कि भाई जो ये सत्याग्रह चल रहा है, किसको लेकर के, रॉलेट एक्ट को लेकर के जो सत्याग्रह चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, इसको हमें रोकना पड़ेगा, और रोक हम पा नहीं रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक नियम लागू कर दिया जिसका नाम था मार्शल लॉ। क्या कर दिया भाई, मार्शल लॉ को लागू कर दिया। मार्शल लॉ में क्या होता है कि जो ब्रिटिश का जो हेड कमांडर होता है एक तरीके से, उसके पास सारी की सारी पावर चली जाती है, और जो ब्रिटिश का जो कमांडर है एक तरीके से सेना का, वो हथियारों की सहायता से या फिर सेना की सहायता से वो क्या करेगा, वो उस आंदोलन को रोक देगा, है ना। तो इसी बीच में क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो जलियांवाला जो बाग है अमृतसर में, वहां पर इकट्ठा होते हैं। ठीक है, जलियांवाला बाग जो आपका है अमृतसर में पड़ता है, ये वहां पर इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के लिए इकट्ठा जब वो हो जाते हैं, इसी बीच में क्या होता है कि वहां पर बैसाखी का मेला भी लगा होता है। और जब मैंने बताया कि सारी की सारी पावर किसके पास है, मार्शल के पास है, सेना के पास है, तो उस टाइम जो हेड था उसका नाम था जनरल डायर, जनरल डायर उसका नाम था। वो बंदा वहां पहुंचता है, जलियांवाला बाग में पहुंचता है जहां बैसाखी का मेला लगा है, वहां के सारे जो एग्जिट गेट हैं उसको बंद करवाता है, और अंधाधुंध गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है, और यहां पर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो मारे जाते हैं। ये घटना 13 अप्रैल 1919 की है। तो जब ये घटना हो जाती है, नॉर्मल सी बात है, जो भारत के लोग होंगे उनको काफी ज्यादा शॉक लगेगा, क्योंकि इतने सारे लोग मारे गए हैं। और इसी के बाद स्टार्ट होता है भाई एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट। अब जो लोग हैं उनके मन में क्या भावना आ गई कि भाई ब्रिटिशर्स को तो हम हटा करके ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी इतने सारे लोग जो है हमारे मार दिए हैं, वो भी बिना किसी कसूर के, है ना। अब यहां से ये भी स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि जो रॉलेट सत्याग्रह आपका चल रहा था वो वायलेंस में तब्दील हो जाता है। आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि महात्मा गांधी जो भी आंदोलन करेंगे वो कैसा करेंगे, वो नॉन वायलेंट वाला करेंगे। अब जब यहां पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लोगों को जान से मार दिया, बहुत सारे लोगों को मार दिया, तो जो रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था वो वायलेंस में तब्दील हो जाता है। अब जब वायलेंस में तब्दील हो जाता है तो महात्मा गांधी को समझ आता है भाई कि अगर मैंने इसको नहीं रोका तो ये वायलेंस बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता क्या चला जाएगा, बढ़ ही रहा था। बहुत सारे जो लोग थे, आम जनता जो थी, वो ब्रिटिशर्स के हेडक्वार्टर को तोड़ रही थी, अंग्रेजों को जान से मार रही थी, और ये वायलेंस बढ़ता जा रहा था। और इसी को देखते हुए महात्मा गांधी ने क्या किया भाई कि जो आपका रॉलेट सत्याग्रह है उसको क्या कर दिया, कॉल्ड ऑफ दिया, क्योंकि यहां पर ये क्या हुआ, वायलेंस में चेंज हो गया। और जैसे ही कोई भी आंदोलन वायलेंस में चेंज होता है, महात्मा गांधी क्या करते हैं, उस आंदोलन को बंद कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर घटनाएं आप याद रखना कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ और उसकी वजह से जब वायलेंस में तब्दील हुआ वो आंदोलन, तो महात्मा गांधी ने उस टाइम के लिए तो उसको बंद कर दिया उस आंदोलन को, और उसके तुरंत बाद एक और आंदोलन स्टार्ट किया जिसका नाम हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि चला 1920 से लेकर के 22 तक का। अब देखिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये स्टार्टिंग में तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया जा रहा था, और इसी बीच में ना देश में एक और आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट जो है आपका वो मुस्लिम नेता चला रहे थे, और वो तुर्की से जुड़ा हुआ कोई आंदोलन था, लेकिन भारत में भी चल रहा था क्योंकि वो मुस्लिम का कोई लीडर था जिसको अंग्रेजों ने हटा दिया था, तो उसी के सपोर्ट में वो चल रहा था खिलाफत मूवमेंट, जिसको चला रहे थे दो भाई, एक का नाम था शौकत अली और एक और, मतलब अली ब्रदर्स कहा जाता है इनको, है ना, अली ब्रदर्स कहा जाता है। ये दोनों भाई इस आंदोलन को चला रहे थे, और महात्मा गांधी ने भी एक आंदोलन चला रखा था भाई नॉन कॉपरेशन वाला। तो जब नॉन कॉपरेशन भी एक आंदोलन चल रहा है और एक आंदोलन खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा है, तो देश में दो आंदोलन चल रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया भाई, जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको ठीक करने के लिए खिलाफत मूवमेंट को और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इनको आपस में मर्ज कर दिया, और इसका नाम चेंज करके बना दिया नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। यानी कि अब दोनों के दोनों जो आंदोलन है वो एक हो गए हैं। ठीक है, और दोनों का मकसद क्या है भाई, अंग्रेजों के खिलाफ होना। अब चलिए, जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इसका तो रीजन था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और जो खिलाफत वाला था उसका मैंने बताया आपको
तुर्क वाला जो रीजन एक बताया मैंने, इन सब चीजों की वजह से स्टार्ट हुआ। अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आप नाम सुनते हैं तो इसका एक ही अर्थ निकलता है कि हमें क्या करना है, जो ब्रिटिशर्स हैं उनके साथ कॉपरेट नहीं करना है, उनके हम खिलाफ जाएंगे, ना हमको टैक्स देंगे, ना ही उनके फॉरेन गुड्स खरीदेंगे, और इस तरीके से क्या होगा, ब्रिटिशर्स को हार माननी पड़ जाएगी। इसी के संदर्भ में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं, वो स्कूल मतलब जो ब्रिटिश स्कूल हैं वो नहीं जाएंगे, जो लॉयर्स हैं वो कोर्ट रूम में वगैरह काम जो करते थे वो नहीं करेंगे, और जो लोग हैं वो फॉरेन गुड्स को नहीं खरीदेंगे, और साथ में बड़े स्तर पर हड़ताल होती है, प्रोटेस्ट होता है, और जो भी लोकल इंडस्ट्रीज होती है उसको भी बढ़ावा दिया जाता है, ताकि हम किस पे डिपेंड ना हो, हम ब्रिटिशर्स पर डिपेंड ना हो और सब कुछ हमारा खुद का हो। जब हम ब्रिटिशर्स पर डिपेंड नहीं होंगे तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि ब्रिटिशर्स कमजोर होते चले जाएंगे। जब आप किसी पर डिपेंड रहते हो तो क्या होता है, वो पावरफुल बनता जाता है ना। तो ब्रिटिशर्स को कमजोर करने के लिए ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। अब हुआ क्या, जब नॉन कॉपरेशन भी आपका चल रहा था तो इसकी वजह से घटना ये घट गई कि कुछ लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे ये 1922 के समय में ही, तो वो काफी ज्यादा उग्र हो गए। ठीक है, अब जब उग्र हो गए तो उन्होंने क्या किया, उसी प्रोटेस्ट में क्या किया, उनके बीच में क्या हुआ, पुलिस स्टेशन आता है, और वो जो उग्र जनता होती है जो आंदोलन कर रही होती है उस पुलिस स्टेशन में जाती है, और वो पुलिस स्टेशन चौरी चौरा जगह है जो कि यूपी में पड़ेगा आपका, वहां पर जाती है और उस जगह पर जाकर के उस पुलिस स्टेशन को आग लगा देती है। अभी आंदोलन एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा था, सिर्फ हम नॉन कॉपरेट कर रहे थे, हड़ताल चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहा था। यहां पर घटना क्या घट गई भाई कि वायलेंस में आ गया चेंज सब कुछ, है ना, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले जल के मर जाते हैं, और जैसी ये सब चीजें होती हैं फिर से महात्मा गांधी को ये आंदोलन भी क्या करना पड़ता है, कॉल्ड ऑफ करना पड़ जाता है। तो देखिए जो दोनों के दोनों जो आंदोलन हुए उसको रोकने का रीजन क्या था, क्योंकि जो आंदोलन है आपका किस में चेंज हो गया, वायलेंस में तब्दील हो गया। चौरी चौरा की घटना की वजह से इसको वापस करना पड़ गया, और जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से जो लोगों ने वायलेंस का रास्ता चुना अंग्रेजों के खिलाफ, उसके लिए उसको ऑफ करना पड़ गया। तो दोनों के दोनों जो आंदोलन हैं बिना किसी उद्देश्य की प्राप्ति के आपको क्या करने पड़े, बंद करने पड़ गए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका स्वराज इन प्लांटेशन। देखिए जो तीसरी दिक्कत थी वो क्या थी, स्वराज इन प्लांटेशन का मतलब प्लांटेशन साइट्स होती हैं जहां पर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, मतलब बेसिकली मान लीजिए जो आप असम वाला इलाका देखते हैं ना, वहां पर जो चाय की खेती होती है तो वहां पर बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं, और वहां पर एक नियम लागू था भारत में जिसका नाम था इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। अब ये जो आप एक्ट देखते हो, इस एक्ट की जरूरत से क्या था कि जो भी व्यक्ति किसी फील्ड में काम करता है, किसी प्लांट साइट पे काम करता है, तो वो अंग्रेजों से बिना पूछे उस जगह को छोड़ नहीं सकता, उसको काम करते ही रहना पड़ेगा। इसी के साथ में उनको बढ़िया कंडीशन नहीं मिलती थी, उनको बहुत कम पैसे मिलते थे, और काफी ही ज्यादा उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा जाता था जितने भी प्लांटेशन वाली साइट थी। इसको लेकर के क्या होता है, यहां पर भी आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, और इस आंदोलन में क्या होता है कि जो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इन सब चीजों को छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि भाई हम काम नहीं करेंगे, भारत में आंदोलन चल रहा है और महात्मा गांधी जो है आंदोलन को चला रहे हैं, और हमारा देश जो है अब आजाद हो गया है, तो हम ब्रिटिशर्स की बात नहीं सुनेंगे। और इसकी वजह से वो प्लांटेशन साइट छोड़ने लग जाते हैं। बाद में वो पुलिस वाले आते हैं और उन्हें खूब मारते हैं। लेकिन यहां पर भी क्या हुआ कि जो भी प्लांटेशन वर्कर थे उनका भी सपोर्ट अब किसको मिल चुका है, महात्मा गांधी को मिल चुका है। यहां पर आंदोलन भले ही खत्म हो गया था, लेकिन ये प्लांटेशन वाली साइट बता रहा हूं मैं कि प्लांटेशन में भी क्या हो गया, अब स्वराज की बात आ गई है कि महात्मा गांधी के आने की वजह से जो वहां पे वर्कर्स काम कर रहे थे उनके भीतर ये बात आ गई कि भाई हमें क्या करना है, देश को अब आजाद करा लेना है। ठीक है, ये छोटी सी घटना होती है स्वराज वाली, ज्यादा बड़ी घटना नहीं है, बस इसमें पूछा जाता है कि जो स्वराज था आपका प्लांटेशन साइट्स में कैसे आया। तो उसका एक तो रीजन आप ये बताएंगे कि जो आपका ये एक्ट था आपका इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, इसको लेकर के वहां के जो भी वर्कर्स थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया, और वहां पर भी उन्होंने स्वराज की बात करी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आती है। इसके बाद देखिए घटनाएं क्या घटती हैं। इसके बाद 1923 में अभी कोई बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा है देश में, क्योंकि जो 1922 में है वो बंद हो गया। प्लांटेशन वाले साइड जो थी वो ठीक ठाक चल रही है थोड़ी बहुत अगर देखें तो। इसके बाद 1923 में क्या होता है, एक पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम है द स्वराज पार्टी। अब ये जो पार्टी है वो दो लोग मिलकर के बनाते हैं, एक तो चित्तरंजन दास, CR दास, चित्तरंजन दास, और एक है मोतीलाल नेहरू। ये दोनों मिलकर के ही क्या करते हैं, स्वराज पार्टी का निर्माण करते हैं। इस पार्टी को बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था
कि भाई हम क्या करेंगे, जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में या फिर असेंबली में हम इस पार्टी के जरिए क्या करेंगे, घुसेंगे और जो भी नियम पास हो रहे हैं भारत के लोगों के खिलाफ उसके हम क्या करेंगे, उसको एक तरीके से उसको ठीक कराएंगे, उनके ऊपर हम दबाव बनाएंगे। तो बेसिकली आपको समझ आ गया ना कि स्वराज पार्टी का गठन क्यों होता है। तो गठन इसीलिए हुआ कि जो भी भाई ब्रिटिशर्स हैं उनकी हम क्या करेंगे, उनकी असेंबली जो है, जो भी उनकी काउंसिल है जहां से नियम पास होते हैं, उसमें हमारी पार्टी जाएगी चुनाव लड़ करके और जो भी नियम भारतीयों के खिलाफ है उसको अपोज किया जाएगा। तो यही इसका मेन मकसद होता है। और धीरे धीरे ये लोग गवर्नमेंट के भीतर भी घुस जाते हैं और इसकी वजह से ये समझिए कि जो मूवमेंट वाली भावना है, नेशनलिस्ट मूवमेंट वाली, वो धीरे धीरे चल ही रही होती है। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन धीरे धीरे चल ही रहा है, कोई बड़ा आंदोलन बस नहीं चल रहा है। एक हाथ आपका स्वराज पार्टी वाला। चलिए अब बात करते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन क्या था भाई आपका, तो साइमन कमीशन जो था इसका ये आया था 1927 में। और साइमन कमीशन का जो काम था वो ये था कि साइमन कमीशन एक ऐसा आयोग है जिसका काम था कि जो इंडिया में एक्ट चल रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसी की जांच पड़ताल करने के लिए साइमन कमीशन आया था। ठीक है, यानी कि साइमन कमीशन का काम क्या था भाई कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 इसको रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद जो भी इसके गलत चीजें हैं या फिर अच्छी चीजें हैं वो उसको बताएगा और उसके बाद एक दूसरा नियम बनाया जाएगा। बात ये चली कि भाई कि भारत में ये आने वाला है, भारत के नियमों को ये रिव्यू करने वाला है। तो भारत के नियमों को जब ये रिव्यू करने ही वाला है तो इसमें कुछ भारत के मेंबर भी होने चाहिए, क्योंकि एक आप बात खुद सोचो कि जो ये लॉ बना आपका, क्या बना भाई, जो ये आपका लॉ बनाया वो किसने बनाया, ब्रिटिशर्स ने ही बनाया। ठीक है, अब जब ब्रिटिशर्स ने ही बनाया है और इसकी जो जांच पड़ताल करनी है वो भी एक ब्रिटिशर्स ही करे, तो नॉर्मल सी बात है कि इस लॉ के बारे में गलत चीज तो ये बोलेगा ही नहीं, है ना। तो जब ये गलत बोलेगा ही नहीं तो लोगों ने क्या किया भाई, इस साइमन कमीशन को मतलब बोला कि आप वापस चले जाओ। यानी कि साइमन गो बैक का जो नारा था वो यहीं से आया था, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंडियन बंदा नहीं था। अब इंडियन बंदा नहीं है तो इस लॉ के बारे में कोई गलत जानकारी बाहर आएगी ही नहीं, है ना। क्योंकि रिव्यू अगर आप कर रहे हो तो कुछ भारतीयों को भी रखो और कुछ अंग्रेजों को भी रखो तो ठीक ठाक चलता है, बट ऐसा नहीं होता है। और इसकी वजह से यहां पर क्या होता है, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं और इस कमीशन को लोग कहते हैं वापस जाने के लिए। बाद में आंदोलन बहुत बड़े स्तर पे बढ़ जाता है और जब ये बहुत बड़े स्तर पे बढ़ जाता है तो आपने एक नाम सुना होगा लाला लाजपत राय का। ठीक है, पंजाब केसरी भी इनको कहा जाता है। इसी प्रोटेस्ट में, साइमन गो बैक वाला जो प्रोटेस्ट था आपका, इसी प्रोटेस्ट में इनको पुलिस की तरफ से काफी मतलब चोट लगती है, पुलिस वाले काफी इनको मार देते हैं और यहीं पर इसी के बाद इनकी मौत हो जाती है, इनकी डेथ यहाँ पर हो जाती है। ठीक है भाई, तो साइमन कमीशन आपको समझ आ गया होगा कि साइमन कमीशन का काम क्या है। इसका काम था रिव्यू करना जो भी ये एक्ट है, और इस कमीशन में कोई भी इंडियन बंदा नहीं था, इसीलिए प्रोटेस्ट हुए भारत में। और जब प्रोटेस्ट बहुत बड़े स्तर पे हुए तो इसमें एक जो हमारे नेता थे लाला लाजपत राय, ठीक है, इनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। और बाद में क्या होता है, लोगों में काफी ज्यादा एक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ जो भावना है उनके खिलाफ की वो बढ़ने चली जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। तो जब 1927 में जो ये घटना घटी साइमन कमीशन वाली, इसके बाद अब गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है जिसका नाम है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखिए, एक आंदोलन उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह वाला चलाया था जिसको कॉल्ड ऑफ करना पड़ गया था। उसके बाद कौन सा चलाया था भाई आपका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन, उसको भी कॉल्ड ऑफ करना पड़ गया। अब जो तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन है वो है आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है भाई कि हम सभी मिलकर के जो भी ब्रिटिशर्स हैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। अब देखो, जो दोनों ही आंदोलन चले थे उसमें जो महात्मा गांधी ने तरीका अपनाया था वो काफी अलग तरीका अपनाया था, और बाद में वो जो आंदोलन थे वो क्या हो गए, बंद हो गए, कॉल्ड ऑफ हो गए ड्यू टू वायलेंस। अब ये वाला जो आंदोलन चल रहा है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसकी वजह से क्या हुआ कि यहां पर महात्मा गांधी ने सोचा कि भाई मैं कोई ऐसा मुद्दा चुनूं जिससे सबके सब जो भारतीय है ना वो हमारे साथ जुड़ जाएं। और महात्मा गांधी ने चूज किया भाई सॉल्ट को। ठीक है, सॉल्ट को इसलिए चूज किया क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, इस सॉल्ट के ऊपर अपनी ऑटोनॉमी बना रखी थी। ऑटोनॉमी कह लीजिए या फिर मोनोपोली कह लीजिए, यानी कि अंग्रेजों का नियम था एक कि सॉल्ट भाई जो हम बनाएंगे ना उसी को आप खरीद सकते हो। ठीक है, सॉल्ट जो हम बनाएंगे उसी को आप खरीद सकते हो और आप कोई सॉल्ट नहीं बना सकते। और इसीलिए महात्मा गांधी ने ये दांडी मार्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में ही चलाया कि भाई मैं एक यात्रा करूंगा 240 मील की और अरेबियन सी तक जाऊंगा और वहां नमक बनाऊंगा, किसके खिलाफ,
अंग्रेजों के खिलाफ, यानी कि अंग्रेजों को ये दिखाऊंगा भाई कि जो आप ये सॉल्ट को लेकर के आज जो आपने नियम बना रखा है वो काफी ज्यादा क्या है, वो गलत है। ठीक है, अब यहां से ये चीज स्टार्ट होती है, बहुत सारे जो लोग होते हैं इस वाले आंदोलन में जुड़ जाते हैं। और रीजन क्या है इस आंदोलन का भाई, कि भाई जो सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली किसने बना रखी है, ब्रिटिशर्स ने, उसको हम हटा करके रखेंगे। और महात्मा गांधी वहां पर ये यात्रा पूरी करते हैं, फाइनली वहां पहुंचते हैं अरेबियन सी पर, और वहां पर एक मुट्ठी नमक बनाते हैं और ब्रिटिशर्स का जो नियम है उसको तोड़ते हैं। जैसे ही वो नियम तोड़ते हैं वैसे ही पुलिस उनको क्या कर लेती है, वहां पर गिरफ्तार कर लेती है। तो यहां पर ये जो आंदोलन है कुछ समय बाद क्या होता है, आपका बंद हो जाता है महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने के बाद। लेकिन बाद में इसका एक फायदा ये होता है कि अंग्रेज मान जाते हैं कि ठीक है भाई, नमक वगैरह का जो है आप मतलब बना लेना। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे लोग जुड़े थे इसमें, पुरुष भी जुड़े थे, महिलाएं भी जुड़ी थी, बहुत सारे लोग, और भारत के अनेक कोनों पर एक तरीके से समझिए जहां जहां नमक बन सकता है वहां पर यह आंदोलन को चलाया गया था। ठीक है, तो ये था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और यही है आपका सॉल्ट सत्याग्रह। इसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, दांडी मार्च भी कहते हैं, दांडी यात्रा भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक तो नमक बनाने का काम था, मेन एक और चीज थी कि भाई जो लोग हैं वो टैक्स नहीं देंगे, ब्रिटिश गुड को बॉयकॉट करेंगे, और जो भी शराब की दुकानें थी उसके खिलाफ भी लोगों ने विद्रोह किया। तो इस आंदोलन में सॉल्ट की तो बातें थी ही, प्लस में ये सब भी कुछ बातें थी। ठीक है, एक बात और आप ध्यान देना कि जितने भी आंदोलन हुए हैं ना, और उसमें अगर आपसे पूछ लेता है, सॉल्ट सत्याग्रह पूछ लिया, सिविल डिसोबीडियंस पूछ लिया, जितने भी आंदोलन तक महात्मा गांधी ने कराया है, सबका कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें आप सबको लिख सकते हो। जैसे कि मान लो लोगों को बोलना कि टैक्स मत दो, बॉयकॉट करो ब्रिटिश गुड्स का, ठीक है, और जो भी नियम है हम उनका क्या करेंगे, उनके अगेंस्ट में जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना जो आप तीनों चारों आंदोलन में लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर आंदोलन में आपको अलग अलग बातें लिखनी है। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस चलता है, फाइनली महात्मा गांधी यहां पर भी गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स को यह बात माननी पड़ जाती है कि ठीक है भाई, हम आपके सामने झुक जाते हैं, और जो सॉल्ट वाला हमारे पास ऑटोनॉमी है या फिर जो मोनोपोली है बनाने की, वो हम हटाते हैं, और आप भी अब क्या कर सकते हैं, नमक वगैरह बना सकते हैं। तो ये पहला था जो काफी बड़े स्तर पर हुआ, और यहाँ पर वो लोग माने भी थे, बट ये अभी नहीं माने हैं, इस वाले आंदोलन में नहीं माने, वो बाद में माने हैं। ठीक है, तो इसमें वाले में मत लिखना आप, कुछ समय बाद वो माने थे। चलिए, अब क्या हुआ, जब सॉल्ट सत्याग्रह हुआ तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भारत है, भारत पर नजर बाहर से बहुत सारे लोगों की पड़ी कि भारत में बहुत बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, और हमेशा ही चलते जा रहे हैं, क्योंकि 1914 के बाद से ही आंदोलन चल रहे हैं ना। उस टाइम से मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, उस टाइम से आंदोलन ही तो पढ़ा रहा हूँ। वो सत्याग्रह वाला पढ़ा है आपको, जो रॉलेट सत्याग्रह वाला, वो 3 आंदोलन पढ़ा है, फिर सिविल डिसोबीडियंस पढ़ा दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, पूरे भारत में अब एक लहर जाग चुकी है कि हमें कैसे ना कैसे करके क्या करना है, ब्रिटिशर्स को खत्म करना है। और अगला पॉइंट है आपका रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो जब इतने सारे आंदोलन हुए तो अब बात करते हैं कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से जो सभी लोग हैं वो नेशनलिज्म की भावना उनके भीतर जागी थी। तो जो पहला कॉज है आपका वो है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। ठीक है, यानी कि भारत के जितने भी लोग हैं उनको आर्थिक रूप से काफी ज्यादा प्रताड़ना करी जाती है ब्रिटिशर्स के जरिए, उनसे काफी ज्यादा टैक्स लिया जाता, हर एक सामान के बदले बहुत ज्यादा पैसा लिया जाता। तो ये एक रीजन बना ब्रिटिशर्स को छोड़ने के लिए। दूसरा क्या था आपका, सोशल एंड कल्चरल। सोशल और कल्चरल क्या था कि भाई भारत में क्या हुआ कि भारत का जो समाज वाला हिस्सा है इसमें ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा भेदभाव उत्पन्न कर दिया था, लोगों को आपस में लड़ा दिया था, और वो भारतीयों को काफी गलत नजर से, गलत नहीं मतलब बुरी नजर से देखते थे, निचली नजर से देखते थे। और इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों में ऐसा आया कि भाई ब्रिटिशर्स हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी हमारे नियम थे, जो रीति रिवाज थे, उसमें भी उन लोगों ने बहुत सारे बदलाव किए। और इन सब की वजह से भी क्या हुआ कि जो लोग थे उनके भीतर आया कि भाई ब्रिटिशर्स को हमें हटा देना चाहिए। जो तीसरा है पॉलिटिकल अवेकिंग। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यह है कि हमारे पास राजनीतिक सत्ता ही नहीं है। हमारे देश के लोग तो हैं, हम तो देश के खुद ही हैं ना भाई, लेकिन इस देश को कौन चला रहा है, कोई बाहर का व्यक्ति आकर के चला रहा है। और ये 3 रीजन है आपके मेन, जिसकी वजह से लोगों के भीतर क्या जगा, नेशनलिज्म की भावना जगी। ठीक है, अब बाद में जब ये सब चीजें होती हैं, इसके बाद एक और बड़ा आंदोलन चलेगा आपका इंडिया इंडिपेंडेंस 1947। इससे पहले आंदोलन चला था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। जो भारत छोड़ो आंदोलन है आपका वो 1942 में हुआ था, और ये आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन है। इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए उन सबको आप भूल जाइए एक तरीके से, क्योंकि उन आंदोलन का कोई वो वैसा इंपैक्ट नहीं रहा कि ब्रिटिशर्स चले ही गए हो। हाँ, हालांकि ऐसा इंपैक्ट रहा कि सभी के सभी जो भारत के लोग हैं वो आपस में जुड़ गए,
और इसीलिए 1942 में आंदोलन होता है, सबसे बड़े स्तर पर होता है ये वाला। और इसमें इंडियन नेशनल आर्मी भी जो है वो भी आती है, किससे लड़ने के लिए, ब्रिटिशर से लड़ने के लिए। और यहाँ से हमें थोड़ा बहुत जापान का सपोर्ट मिल जाता है और भारत की जनता होती है और बहुत बड़े स्तर पर अंग्रेजों भारत छोड़ो ये स्लोगन है इस वाले का। और फाइनली जो ब्रिटिशर्स हैं उनके सामने इतनी बड़ी स्थिति आ जाती है भाई कि उनको जाना ही पड़ेगा। इसी बीच में घटना और घट जाती है भाई, वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड वॉर का जो इंपैक्ट है वो भी भारत की स्वतंत्रता पर पड़ता है। वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन फिर से था, वर्ल्ड वॉर उस टाइम पे था ना, तो उसको काफी दिक्कतें हुई थी। तो सेम दिक्कत इसको यहाँ पर भी हुई, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी काफी ज्यादा इसको दिक्कत हुई थी ब्रिटिशर्स को, और इसकी वजह से ये काफी ज्यादा कमजोर पड़ गए थे वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से। जब यहां पर ये कमजोर थे वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से, ऊपर से भारत में इतने बड़े स्तर पर क्या हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो इनको फाइनली क्या करना पड़ा, इनको भारत के सामने झुकना पड़ा फिर से। और इन्होंने कह दिया कि ठीक है भाई, हमें माफ करो, हम आपके देश को छोड़ करके जा रहे हैं। और इस तरीके से, मतलब ये तो मैंने काफी आसान लहजे में बोल दिया कि इस तरीके से उन्होंने कहा और देश को छोड़ दिया, मतलब बहुत सारी बातें हुई थी। और उसके बाद अंग्रेज जो थे वो माने थे भाई कि ठीक है भाई, हम जो है देश को छोड़ के चले जाएंगे। और फाइनली जो आपका देश है वो आजाद हुआ 14-15 अगस्त की मिडनाइट को। ओके, 14-15 अगस्त की मिडनाइट को जब देश आपका आजाद हुआ, देश के आजादी के साथ ही देश का बंटवारा भी हुआ था, क्योंकि जो आपका पूरा का पूरा भारत देखते हो, उस पूरे भारत में एक पार्टी थी मुस्लिम लीग, जिसने मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश की डिमांड करी, जिसको पाकिस्तान भी कहते हैं। और इसीलिए माउंटबेटन प्लान के तहत, माउंटबेटन जो थे आखिरी वायसराय थे भारत के, इन्होंने भारत का बंटवारा किया और दो देश बने, इंडिया और पाकिस्तान। इस हिसाब से पाकिस्तान बना 14 अगस्त को और भारत बना आपका 14-15 अगस्त की मिडनाइट को। और इस तरीके से हमारा जो भारत है वो आजाद हो गया कम से कम 200 सालों के बाद। ठीक है भाई, तो इस बात का ध्यान रखें कि भारत आपका आजाद कैसे हुआ, इतने सारे आंदोलन हुए तब जाकर के हम आजाद हुए थे। चलिए, कॉन्क्लूजन क्या है इसका? कॉन्क्लूजन यही है भाई कि जो भी ये नेशनलिस्ट मूवमेंट वगैरह चले, नॉन वायलेंस तरीके से चले, तब जाकर के हम आजाद हुए। क्योंकि इससे पहले भी तो एक आंदोलन हुआ था 1857 में, वो वायलेंस वाला तरीका हमने अपनाया था, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए थे। और ये वाला जो हमने तरीका अपनाया 1916 के बाद से, इसमें हमें काफ़ी बढ़िया बढ़त मिली और फाइनली हमने देश को आज़ाद करा दिया। हमारे जो भी नेता थे, जो भी लोग थे, पूरी की पूरी जो जनता थी, ठीक है। और इस तरीके से अंग्रेजों का जो राज है वो आपका खत्म हो गया। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा समझ आ गया होगा, है ना। हर एक टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर ही लोगे। रॉलेट एक्ट हो गया, सत्याग्रह हो गया, जो भी हो। अब हम बात करते हैं इसके PYQs की, ठीक है भाई। तो चलो, सबसे पहला सवाल देखो क्या है इसमें भाई। इससे पहला सवाल है आपका, When did गांधी जी इनिशिएट अ मूवमेंट इन चंपारण इन बिहार। तो सबसे पहली स्लाइड पे ही कराया था भाई ये मैंने आपको कि चंपारण में और बिहार में, बिहार के चंपारण में जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, सॉरी कब हुआ था, सॉरी तो वो हुआ था आपका 1917 में। ठीक है भाई, 1917। अगला सवाल क्या आपका, आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रिगार्ड्स द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को लेकर के कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी वो पूरी की पूरी सही है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो रॉलेट एक्ट था, इसका क्या है, इट बिगेन विद रिन्यूसिएशन ऑफ टाइटल्स, नहीं भाई। इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, बिल्कुल सही बात है ये। क्योंकि जब आंदोलन चल रहे थे ना, उस आंदोलन को रोकने के लिए ही क्या हुआ था, जो अंग्रेज थे उन्होंने रॉलेट एक्ट लाया था, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। पांचवा सवाल क्या है आपका, पांचवा नहीं मतलब अगला सवाल, 1917 में महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ। सेम सवाल है ये वाला भी, तो इसका भी चंपारण वाला ही होगा, क्योंकि 17 वाला जो आपका आंदोलन हुआ था वो कहां पर हुआ था, चंपारण में हुआ था, जो नील की खेती जो किसान कर रहे थे उनके समर्थन के लिए। अगला है आपका, द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड। तो खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ ये पूछा जा रहा है। तो इसका मैंने आपको बताया था, तुर्की का रीजन बताया था, तो सेम वही तुर्की का रीजन देखेंगे हम इसमें। तो टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हार्सी ट्रीटी इम्पोज ऑन टर्की। तुर्की हिंदी में, टर्की इंग्लिश में हो जाएगा आपका। तो जो खिलाफत मूवमेंट था, इसका समझ कौन सा वाला, डी वाला, क्योंकि वो तुर्की के जो क्या कहते हैं सम्राट थे उसको अंग्रेजों ने हटा दिया था। तो उसको लेकर के भारत में जो मुसलमान जो लोग थे उन सभी ने ये खिलाफत मूवमेंट चलाया था, क्योंकि वो उनका एक सुप्रीम लीडर था जिसको उन्होंने हटा दिया, उसी के समर्थन में वो आंदोलन चलाया गया था। अगला सवाल है आपका भाई, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग द रॉलेट एक्ट। तो इम्पोजिंग द रॉलेट एक्ट, इसका पर्पस हमें जानना है। तो क्या पर्पस था,
देख लेते हैं। द रॉलेट एक्ट फोरबेड द इंडियंस टू क्वालिफाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, नहीं ये नहीं हो सकता। रॉलेट एक्ट हैड डिनाइड इंडियंस टू राइट द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये भी नहीं होगा। और एक कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वाला देखिए क्या है, द रॉलेट एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के क्या कर सकते हैं, हम जेल में भेज सकते थे, यही इसका मेन पर्पस था आपका। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला सवाल क्या है भाई आपका कि सर्टेन इवेंट्स गिवन बिलो, और इसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना है। तो साइमन कमीशन पहले देख लेते हो। साइमन कमीशन कब आया था आपका 1927 में। और एक है आपका डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज इन लाहौर सेशन, ये जो आपका हुआ था वो 1929 में हुआ था। और इंडिया एक्ट 1919 तो ये ठीक ही है। चंपारण सत्याग्रह जगह आपका 1917। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी है भाई, फोर्थ घटी है, फिर आपकी घटी है थर्ड, तो फोर्थ, थर्ड, फिर आपका फर्स्ट और फिर आपका सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है आपका कि चंपारण में सबसे पहले घटना घटी, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला, और फिर 27 में साइमन कमीशन, और सबसे आखिर में 1929 में क्या आया था, एक तरीके से आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना एक सेशन किया था जिसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी। चलिए अगला सवाल क्या है, व्हाई डिड जनरल डायर ओपन फायर एट जलियांवाला बाग ऑन 13 अप्रैल 1919। तो जनरल डायर ने जो हमला कराया था, एक तरीके से हमला क्या मतलब फायर कराया था जलियांवाला बाग में, उसका मेन रीजन क्या था। तो इसका मेन रीजन क्या था भाई, वो एक ही था कि वो लोगों के सामने चाहता था भाई कि उनके मन में ऐसा आ जाए, उनकी आंखों के अंदर या फिर उनके अंदर डर पैदा हो जाए ताकि वो कोई ऐसा काम ना करें। तो ही वांटेड टू क्रिएट फीलिंग्स ऑफ टेरर एंड अवे इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज। ठीक है भाई। आठवां देखो क्या है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। तो गांधी जी जो थे वो इसको क्यों चला रहे थे, एक तरीके से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था आपका जो चला रहे थे, इसको कॉलिंग ऑफ क्यों किया है ना, कॉल्ड ऑफ। तो रीजन मैंने आपको बताया था वायलेंस वाला, और वायलेंस कहां पर घटना घटी थी भाई आपकी चौरी चौरा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका है चौरी चौरा। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया था। चलिए अगला सवाल क्या है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द क्लैश बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये सेम सवाल आ रखा है आपका, इसे हम नहीं करेंगे। अगला क्या है आपका, हु एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइज द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। तो जो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन है उसको किसने बनाया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि मोहम्मद अली जिन्ना वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। ये सेपरेट इलेक्टोरेट बार बार आ रहा है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब फिर से बता दे रहा हूं आपका, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई बंदा चुनाव में खड़ा होता है, ठीक है, और मान लो वो हिंदू जाति का है, तो उसको वोट कौन करेगा, केवल हिंदू करेंगे। मुस्लिम है तो मुस्लिम ही करेंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना भी जो थे वो भी इसकी डिमांड कर रहे थे भाई कि जो मुस्लिम्स हैं उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस चीज को क्यों छोड़ा वो रीजन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसके लिए रीजन हम पढ़ लेते हैं कौन कौन सा होगा आपका। पहला वाला क्या है आपका, इफ मुस्लिम वर इंक्लूड इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नहीं ये बिल्कुल नहीं था। ठीक है, दूसरा इफ मुस्लिम वर असॉर्ड रिजर्व सीट इन सेंट्रल असेंबली, एक ये है, और एक है सेंट्रल और प्रोपोर्शन पॉपुलेशन इन मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है कि वो चाहते थे भाई कि जो मुस्लिम हैं उनको सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट दे दी जाए, और साथ में प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन के हिसाब से जो भी इलाका है मान लो मुस्लिम डोमिनेशन वाला, वहां पर भी हमारे ही बंदे चूज करे जाएं, उसके हिसाब से सीट रिजर्व कर दी जाए। अगर आप ये सब बात मान लेते हो तो मैं सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम से गिव अप कर जाऊंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग रॉट वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम किसने लिखा, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो आंसर है आपका वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे उन्होंने ही क्या लिखा था, वंदे मातरम को लिखा था। अगला क्वेश्चन है विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हु क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता। तो भारत माता की फोटो किसने बनाई है, ये एक सवाल आता है, और इसका जो आंसर है बहुत सारे जगहों पर रविंद्रनाथ टैगोर आता है। ठीक है, बट इसका जो रियल आंसर है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सबसे पहले इन्होंने बनाया था और उसके बाद इसको उन्होंने एक तरीके से कॉपी किया या फिर उसी में जो भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको बताया था। इसका ऑप्शन नंबर आपको डी ही बताना है। ठीक है, कि जो भारत माता की जो फोटो थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही बनाई थी, बाद में इसी को ही उन्होंने बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन आपका, इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया विच आइडियाज वर रिवाइव थ्रू अ मूवमेंट टू डेवलप नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म की जो भावना है वो किन वजहों से, ये पूछा जा रहा है
तो इसका जो आंसर है आपका फोकलोर और सॉन्ग्स, जो भी मतलब लोकगीत थे, जो भी कथाएं थी, जो भी संगीत थे, इनके माध्यम से लोगों के मन में क्या आया था, नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हुई थी। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेंट इन सिटी, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल, कॉलेज हेडमास्टर टीचर रिजाइन। अब ये सब जो सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो किस में हुई थी, आप सभी को पता है नॉन कॉपरेशन में हुई थी, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मैंने क्या बताया था आपको कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको हमें कोई भी चीज में कॉपरेट नहीं करना है, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर केवल और केवल नॉन कॉपरेशन ही चल रही है इस पूरे सेंटेंस में, इसीलिए इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो कहा जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, तो यही थे आपके क्वेश्चंस जो आपके पिछले एग्जाम में आए थे। आशा करता हूं आपको समझ आ गए होंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह है, कोई भी परेशानी आती है इस वीडियो को लेकर के, या फिर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगली वीडियो में मैं उसका सोल्यूशन जरूर लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।